अगर तुम जीपीयू या फिर ग्राफिक्स कार्ड अपने कंप्यूटर में अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो थोड़ा सा रुको। यहाँ पर कुछ चीजें समझने की जरूरत है। ग्राफिक्स कार्ड के कॉस्ट के अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिस वजह से तुम्हारा वॉलेट साइलेंटली खाली हो सकती हैं। कुछ और एडिशनल कॉस्ट हैं जो तुम्हें समझना पड़ेगा। और इन जनरल जब हम ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड करने का सोचते हैं, इन सभी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं और इस वजह से बाद में जाके जो खर्चा होना चाहिए था 25 से 30,000 रुपए, वो बढ़ के हो जाती है 40 to 45,000। सबसे पहले तो पावर सप्लाई की प्रॉब्लम मोस्टली लोगों को पता ही है। अगर तुम्हें अच्छे से नहीं पता तो आई बटन पे जाके फुल वीडियो को जाके देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे पावर सप्लाई चूज करना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। फिर भी अगर मैं तुम्हें ब्रीफली बताऊं तो पावर सप्लाई एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक पीसी के लिए। अगर तुम्हारा ग्राफिक्स कार्ड की पावर डिमांड ज्यादा है और वो डिमांड पावर सप्लाई पूरा नहीं कर पा रहा है तो कंप्यूटर सडनली रिस्टार्ट हो जाएगा जैसे ही तुम्हारे ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर लोड आएगा। हायर एंड जीपीयूज ज्यादा पावर डिमांडिंग होती है, तो पावर सप्लाई अगर फॉर एग्जांपल मान लो सिर्फ 450 वाट की लगी हुई है और तुम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हो फॉर एग्जांपल RTX 4070, तो कार्ड ऑब्वियसली उस पावर सप्लाई से ड्राइव नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली जैसे 4070 में लोड आएगा तो तुम्हारा कंप्यूटर शटडाउन मार देगा या फिर रिस्टार्ट कर देगा। इसके साथ ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि जो पीएसयू तुम्हारे पास है वो एक ग्राफिक्स कार्ड को सपोर्ट करेगा भी या फिर नहीं। अब ग्राफिक्स कार्ड के साथ पीएसयू का सपोर्ट का क्या रिलेशन है? देखो बहुत बड़ा रिलेशन है। आजकल के जो मॉडर्न कार्ड्स आ रहे हैं इसमें जो पावर कनेक्टर है वो बदल चुकी है। जो पुराने पीसी एक्सप्रेस 8 पिन कनेक्टर्स होते थे वो अब नहीं है, अब है 12 वोल्ट हाई पावर कनेक्टर या फिर 12 वोल्ट 2/6 कनेक्टर। ऑब्वियसली इन ग्राफिक्स कार्ड्स के साथ तुम्हें एक अडेप्टर भी मिलती है जो 12 वोल्ट 2/6 को या फिर 12 वोल्ट हाई पावर को कन्वर्ट कर देता है 8 पिन कनेक्टर में, पीसी एक्सप्रेस 8 पिन कनेक्टर में। पर यहां पर भी एक कैच है, अगर एक 12 वोल्ट हाई पावर कनेक्टर को कन्वर्ट किया जा रहा है 8 पिन में, पीसी एक्सप्रेस 8 पिन में, तो वहां पर 3 अलग अलग पीसी एक्सप्रेस 8 पिन का पॉइंट होती है। पॉइंट कहो, कनेक्टर कहो, चाहे कुछ भी कहो। अब तुम्हारा जो पावर सप्लाई है उसके पास भी तो 3 अलग अलग पीसी एक्सप्रेस 8 पिन कनेक्टर होना चाहिए, तब ना तुम उसमें लगाओगे, तब ना तुम उसको एडाप्टर के साथ लगाओगे, अदरवाइज कैसे लगाओगे? तो ये चीज भी तुम्हें समझना पड़ेगा। जो तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग पावर सप्लाई है, अगर वो पीसी एक्सप्रेस 8 पिन वाला है भी, तब भी वो उस 12 वोल्ट हाई पावर कन्वर्टर के साथ या फिर 12 वोल्ट 2/6 कन्वर्टर के साथ कंपेटेबल होगा या फिर नहीं, ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा। तो एक ग्राफिक्स कार्ड परचेज करने से पहले उसका पावर कनेक्टर को भी अच्छे से देख लेना और उसके साथ तुम्हारे पास जो एग्जिस्टिंग पीएसयू है उसमें कितने पीसी एक्सप्रेस 8 पिन कनेक्टर्स हैं वो भी एक बार चेक कर लेना। 3 हो तो ठीक है। इसके साथ वाटेज का फंडा भी तो है, तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। एक बात और ध्यान रखना, जिस वॉल आउटलेट में तुम अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हो वो वॉल आउटलेट कितना मैक्सिमम वाटेज प्रोवाइड कर सकता है। मान लो उस वॉल आउटलेट में जो वायरिंग की गई है वो बहुत ही पतले तार से किया गया है। मान लो वॉल आउटलेट या फिर एक्सटेंशन बॉक्स सिर्फ 200 से 300 वाट डिलीवर कर सकता है, उसके बाद वो वॉल आउटलेट की जो वायर्स है वो गर्म होगा या फिर जो एक्सटेंशन केबल की वायर्स है वो गर्म होगा। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो तुम्हारे पास जो एग्जिस्टिंग क्या कहते हैं उसको, एक्सटेंशन बॉक्स है या फिर वॉल आउटलेट है, वो एक बार चेक कर लेना कि वो सफिशिएंट वाटेज, सफिशिएंट पावर डिलीवर कर सकता है या फिर नहीं। ये जस्ट एक छोटा सा कैच था, एक छोटा सा पॉइंट था, तो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अब अगर मान लो तुम्हें पावर सप्लाई अपग्रेड करने की जरूरत पड़ गई तो पावर सप्लाई अपग्रेड करने का कितना खर्चा आएगा? 3,000 से 10,000 रुपए मान के चलो, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम कितने वाटेज की पावर सप्लाई ले रहे हो, उसका एफिशिएंसी रेटिंग क्या है, 80+ ब्रोंज है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, क्या है, ये सब देखना पड़ेगा। और मैं ऑलवेज सजेस्ट करूंगा जब तुम एक पावर सप्लाई ले रहे हो एक अच्छे ब्रांड का पावर सप्लाई डेफिनेटली लो और उसमें एटलीस्ट 80+ गोल्ड रेटिंग होनी चाहिए। अगर एक महंगा ग्राफिक्स कार्ड लगा रहे हो तो, एक बढ़िया सिस्टम बिल्ड कर रहे हो तो। अब मॉड्यूलर पावर सप्लाई लोगे, नॉन मॉड्यूलर लोगे, ये सब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे बजट के ऊपर है। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट तुम्हें नहीं मिलेगा मॉड्यूलर लेने से, सिर्फ एस्थेटिक्स के अलावा। इसके साथ कैबिनेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है और कैबिनेट की जो कूलिंग कैपेसिटी है, मतलब तो उसमें कितने फैंस लगा सकते हो, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि जैसे तुम एक हायर एंड जीपीयू इंस्टॉल करोगे वो ज्यादा गर्म भी होगा, तो उसको कूल करने के लिए उस मशीन के अंदर, उस कैबिनेट के अंदर अच्छे से एयर फ्लो भी होना चाहिए। तो तुम्हारे पास ऐसा एक पीसी केस होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट 6 फैंस लगाने का ऑप्शन हो। 3 इनटेक के लिए होगा और 3 होगा एग्जॉस्ट। अब अगर तुम्हारे सिस्टम में सफिशिएंट फैंस नहीं लगे हुए हैं तो फैंस भी तुम्हें अलग से परचेज करना पड़ेगा, उसका भी एडिशनल कॉस्ट तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। अब देखो ये एक फैन है, ये मेरे हिसाब से काफी अच्छे से काम करता है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जस्ट मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये फैन काफी अच्छे से काम करता है, मैंने कई सिस्टम्स में इसको यूज किया है। नॉइस लेवल भी काफी कम है, एयर फ्लो भी काफी ज्यादा है, स्टैटिक प्रेशर भी ज्यादा है, तो तुम इस फैन को भी चूज कर सकते हो। एंटी स्पोर्ट का फैन है, तो 3 फैन है, इसमें कोई RGB वगैरह का कोई झंझट नहीं है, जस्ट एक कैजुअल फैन है, काफी अच्छा एयर फ्लो ये देता है। अगर तुम्हें 2 परचेज करनी है तो अराउंड 3,000 का खर्चा जोड़ लो। अगर एक सेट चाहिए, मतलब एक सेट के अंदर 3 फैंस आएगा जो कि फुल्ली कंट्रोलेबल है, फुल्ली PWM फैंस है,
तो अगर तुम्हें ये लेना है तो करीब करीब 1500 के अंदर बात बन जाएगी। अब चलो कैबिनेट की बात करते हैं। आजकल 2 फैन वाले ग्राफिक्स कार्ड्स भी आते हैं, 3 फैन वाले ग्राफिक्स कार्ड्स भी आते हैं। मान लो RTX 4070 का भी 2 वेरिएंट आता है, एक में 2 फैन होगा और एक में 3 फैन होगा। अब तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि तुम्हारा जो सिस्टम है, तुम्हारा जो पीसी है, उसमें मतलब जो पीसी केस है बेसिकली, उसके अंदर तुम 3 फैंस वाले ग्राफिक्स कार्ड को लगा भी सकते हो या फिर नहीं। देखो ऑलवेज 3 फैंस वाले ग्राफिक्स कार्ड थोड़े से स्लाइटली बेटर होती हैं, थोड़ा बेटर ओवरक्लॉकिंग परफॉर्मेंस तो देता है, उतना नहीं होता पर होता है। अगर तुम्हें सेम प्राइस में मिल रहा है, मान लो 2 फैन वाला जो प्राइस में है, 3 फैन वाला भी सेम प्राइस में मिल रही है, तो तुम 3 फैंस वाले ले सकते हो। पर तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि तुम्हारा जो कैबिनेट है उसमें 3 फैंस वाले कार्ड इंस्टॉल हो सकते हैं या फिर नहीं, उसके अंदर उतना स्पेस है भी या फिर नहीं। तो कैबिनेट के अंदर ग्राफिक्स कार्ड लगाने का कितना स्पेस है वो तुम एक बार स्पेसिफिकेशन में चेक कर लो, जो एग्जिस्टिंग कैबिनेट तुम्हारे पास है, या फिर खुद से भी मेजर कर सकते हो। और जो ग्राफिक्स कार्ड तुम ले रहे हो उसका डायमेंशन क्या है उसके स्पेसिफिकेशन में तुम्हें मिल जाएगा। तो इन दोनों का एक बार देख लेना, उसके बाद ही खरीदना ग्राफिक्स कार्ड को। अगर कैबिनेट में कुछ झंझट हो जाती है तो अगर सस्ते से सस्ता कैबिनेट भी लेते हो, ATX वाला जो स्टैंडर्ड ATX केस होती है, मतलब फुल ATX की मैं बात नहीं कर रहा, जो स्टैंडर्ड केस होती है, मिड टावर केस जिसको कहते हैं, तो ये अगर तुम लेने जाओगे तो 3000 से 6000 के अंदर तुम्हें प्राइस पड़ेगा एक स्टैंडर्ड केस का। अब महंगे वाले की बात अलग है, महंगा तो तुम चाहे कितना भी महंगा ले सकते हो। इसके बाद CPU बॉटलनेक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, CPU की वजह से सिस्टम बॉटलनेक होती है। देखो यहाँ पर कैसे सिचुएशन बन सकती है, अगर तुम्हारे पास एक सस्ता से सस्ता CPU, मान लो 4th जनरेशन का कोई i5 है, जस्ट मेरे दिमाग में आया इसीलिए बताया, 4th जनरेशन का कोई i5 है और इसके साथ तुम लगा रहे हो मान लो RTX 4070, क्या होगा, सिस्टम ऑब्वियसली बॉटलनेक होगा। जो प्रोसेसर है वो उस कार्ड की परफॉर्मेंस को लिमिट कर देगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ऑब्वियसली अगर ऐसा गेम चल रही है जो फुल्ली जीपीयू पे लोड दे रहा है, सीपीयू पे उतना लोड ही नहीं देता वो गेम, तब ठीक चलेगा। मैं गेम की एग्जांपल दे रहा हूं। अब अगर ऐसा गेम है जिसमें सीपीयू पे भी लोड आता है, जीपीयू पे भी लोड आता है, तब ऑब्वियसली सिस्टम बॉटलनेक होगा। अब सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा, पर सिस्टम बॉटलनेक होगा। जो सीपीयू है उसकी वजह से ग्राफिक्स कार्ड बॉटलनेक होगा। तो बैलेंस्ड अप्रोच बहुत जरूरी है। तुम जाके आई बटन पे उस वीडियो को देख सकते हो, मैंने उसमें डिटेल में ये सारी चीजें समझाया है। अब एक पर्टिकुलर सीपीयू एक पर्टिकुलर कार्ड के साथ बॉटलनेक होगा या फिर नहीं, इसके ऊपर तुम गूगल में जाके खुद रिसर्च कर लेना। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स तुम्हें मिल जाएगा, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएगा जहां पर तुम एक्चुअल में बॉटलनेक होगा या फिर नहीं ये चीज चेक कर सकते हो, या फिर कितना परसेंटेज बॉटलनेक होगा ये भी तुम चेक कर सकते हो। अब अगर तुम्हें सिर्फ सीपीयू को अपग्रेड करना है तो खर्चा कितना आएगा, डिपेंड करता है तुम कौन सा सीपीयू ले रहे हो, कौन से प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो। AMD साइड जा रहे हो, AM4 जा रहे हो तो खर्चा थोड़ा कम आएगा। अगर AM5 में जाओगे तो खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा। इंटेल साइड तो ऑब्वियसली खर्चा हमेशा ज्यादा ही होती है, जो लेटेस्ट जनरेशन के साथ अगर जाओगे तो। अगर 12th जनरेशन एंड 13th जनरेशन के साथ जाओगे तो बात अलग है। और 13th, 14th एंड 15th जनरेशन की जो i9 है उन CPUs को अवॉइड करना ऑलवेज। तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारे पास कौन सा CPU है, कौन सा प्लेटफॉर्म है। पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म को बदलने की जरूरत पड़ सकती है, रैम, मदरबोर्ड, CPU सब कुछ बदलने की जरूरत पड़ सकती है जब तुम ग्राफिक्स कार्ड को अपग्रेड करने का सोचोगे। तो ये कॉस्ट भी जोड़ लेना अगर सिचुएशन ऐसी बनती है तो। अब इसमें खर्चा कितना आएगा कोई लिमिट ही नहीं है, तो इसीलिए ये मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं करूंगा। मान लो तुम्हारे पास ऐसा सिचुएशन बनी है कि तुम्हें और कुछ अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड को अपग्रेड करनी है। तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हें एक चीज करनी है, जो पुराना ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ था उसके सारे के सारे ड्राइवर्स को कंप्लीटली सिस्टम से अनइंस्टॉल करनी है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है DDU करके, डिस्प्ले ड्राइवर अनइंस्टॉलर, शायद डिस्प्ले ड्राइवर अनइंस्टॉलर, शायद ऐसा ही कुछ नाम है, मैं स्क्रीन में दे दूंगा। तो उसको यूज करके पूरे के पूरे सिस्टम से सारे के सारे पुराने ड्राइवर की ट्रेसेस को रिमूव करनी है। पुराने ड्राइवर बिल्कुल भी सिस्टम में नहीं होना चाहिए। उसके बाद नए कार्ड को लगाने के बाद तुम्हें ड्राइवर्स को इंस्टॉल करनी है। एक चीज मैं यहाँ पे तुम्हें सजेस्ट करूंगा, जब तुम नया कार्ड परचेस करोगे, परचेस करने के बाद सिस्टम में लगाने से पहले उस कार्ड के रिगार्डिंग जितने भी ड्राइवर्स है ना वो सब डाउनलोड करके रख लेना। क्योंकि क्या होता है जब तुम एक नया ग्राफिक्स कार्ड लगा देते हो सिस्टम में, उसके बाद एक पैनिक सिचुएशन बनती है कि क्या वो कार्ड काम करेगा, क्या मैंने सही लगाया है, ये सब चीजें होती हैं। तो अगर तुम्हारे पास ड्राइवर पहले से ही रेडी होगा तो तुम उसको इंस्टेंटली चेक कर लोगे। इसके बाद बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। नहीं, मैं ही भरूंगा बिजली का बिल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर बिजली का बिल यहाँ पे बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे तुम एक हाई एंड कार्ड ले रहे हो उसके ऊपर अगर कॉन्स्टेंटली मान लो गेमिंग का लोड रहेगा या फिर प्रोडक्टिविटी का लोड रहेगा, तुम उस पर ब्लेंडर यूज कर रहे हो, फोटोशॉप यूज कर रहे हो या फिर प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, दाविंची यूज कर रहे हो, तो ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो सिस्टम में लोड जो रहेगा उसकी वजह से जो पावर कंजम्पशन है तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी का वो बढ़ जाएगा। तो उसका खर्चा भी अलग से ऐड कर लेना। अब अगर तुमने पुराने ग्राफिक्स कार्ड को अपग्रेड कर लिया है तो
तो अपग्रेड करने के बाद पुराने कार्ड का क्या करोगे? अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, पर उसको मैं कहूँगा सेल आउट कर दो, कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे। तो इसके लिए तुम OLX यूज़ कर सकते हो, फेसबुक का जो मार्केट प्लेस होता है वहाँ पर जाके सेल कर सकते हो, या फिर अगर तुम किसी पर्सनली किसी कस्टमर से मिलते हो उसके साथ अगर वो कार्ड दे देते हो तो तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। किसी दुकान में भी जाके तुम सेल कर सकते हो पुराने कार्ड को, तो ये तुम्हारे ऊपर है। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा अगर पॉसिबल हो तो पुराने कार्ड को बेच ही दो, थोड़ा बहुत पैसा रिटर्न आ ही जाएगा। इसके साथ और कुछ एडिशनल कॉस्ट भी है, जैसे कि अगर तुम गेमिंग के लिए कोई सेटअप बना रहे हो तो तुम्हें एक हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर भी लेना पड़ेगा। अगर तुम्हें प्रोडक्टिविटी करनी है, प्रोडक्टिविटी के लिए कोई सेटअप बना रहे हो, तुम्हारे पास एक बढ़िया मॉनिटर नहीं है, तो तुम्हें एक ऐसा मॉनिटर लेना पड़ेगा जिसका कलर एक्यूरेट हो। अगर 10 बिट पैनल तुम्हें मिल जाती है तो 10 बिट पैनल वाले मॉनिटर्स लेना पड़ेगा, वो महंगे आते हैं। तो ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा सिचुएशन ये कॉस्ट भी ऐड हो जाएगा। इसके साथ यूपीएस, अगर तुम्हारे एरिया में पावर सप्लाई मतलब पावर की प्रॉब्लम होती है, पावर सड़ जाती है या फिर बहुत ज़्यादा पावर फ्लैक्चुएट करता है या फिर बार बार बिजली चली जाती है, तो यूपीएस तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारे घर में एक यूपीएस इन्वर्टर नहीं है तो अब यूपीएस कैसे लेना है, कितना वोल्टेज का यूपीएस लेना है, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर किया है, तुम जाके देख सकते हो। अब अगर तुमने एक हाई एंड सिस्टम बिल्ड कर लिया है और यूपीएस तुम्हें चाहिए, तुम्हारे पास एक एग्जिस्टिंग यूपीएस है, जनरली जो एग्जिस्टिंग यूपीएस तुम्हारे पास होगा वो 650 VA का ही होगा, यही मार्केट में सबसे ज़्यादा मिलता है। अब 650 VA का यूपीएस एक हाई एंड सिस्टम को कभी भी ड्राइव नहीं कर पाएगा जब वो सिस्टम लोड में रहेगा। तो जैसे ही पावर कट होगा तुम्हारा सिस्टम इंस्टेंटली शट डाउन मार देगा, क्योंकि यूपीएस उस सिस्टम को हैंडल तब नहीं कर पाएगा। तो तुम्हें तब एटलीस्ट 1000 VA का यूपीएस लेना ही पड़ेगा। अब 1000 VA का यूपीएस काफ़ी महंगे आते हैं, 6000 6500 का आता है, उससे महंगे भी आते हैं। जितने तुम वाटेज बढ़ाते जाओगे यूपीएस का उतना ही ज़्यादा महंगा होता जाएगा। बाकी और कुछ नहीं बचता है, यही कुछ हिडन कॉस्ट्स हैं जो एक ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड करने के साथ आता है। अभी के लिए इतना ही। कुछ रिकमेंडेड वीडियोस का लिंक मैं तुम्हें स्क्रीन में दे रहा हूँ, जाके चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।